जय हिंद, जय जोहार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और यदि आपका लक्ष्य जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके देश और समाज के लोगों की सेवा करना है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग आज बात करने वाले हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। जी हाँ, ये टॉपिक है लोक प्रशासन से संबंधित, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक, योजना आयोग और नीति आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्या क्या कंटेंट रहने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे योजना आयोग और नीति आयोग के परिचय के बारे में, फिर पढ़ेंगे योजना आयोग का उद्देश्य, फिर योजना आयोग की संरचना, फिर योजना आयोग की प्रमुख उपलब्धियां, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के बारे में जानेंगे, योजना आयोग की कमजोरियों के बारे में जानेंगे। फिर आता है नीति आयोग, तो फिर हम लोग नीति आयोग की स्थापना के कारण के बारे में जानेंगे, नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे, नीति आयोग का जो संरचना है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको जानना है नीति आयोग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं और पहलें और नीति आयोग से संबंधित। उसके बाद हम लोग करेंगे एमसीक्यू प्रश्न, फिर नीति आयोग से संबंधित हम लोग को का होगा अभ्यास प्रश्न, और इसी से संबंधित जो यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होगा उसी का हम लोग मॉडल आंसर भी देखते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यदि आप जेपीएससी का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला टॉपिक जो है आप इसको रिलेट कर सकते हैं पेपर नंबर 4 से, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ये टॉपिक आपका रहने वाला है। इसके साथ ही यदि आप जेपीएससी के इसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस में आपको मिलेगा पेपर 4 के सेक्शन बी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का, जिसमें आपको इसके अंतर्गत टॉपिक है हमारा इसके अंतर्गत प्लानिंग कमीशन, यानी इसी को आपको आज कवर करने वाले हैं हम लोग, प्लानिंग कमीशन के बारे में। इसी के साथ यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका ऑप्शनल पेपर जो है लोक प्रशासन है तो भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ यदि आप ये जो टॉपिक है इसको आप रिलेट कर सकते हैं पेपर नंबर 3 से, यानी जीएस पेपर नंबर 2 यानी जीएस 2 के पेपर से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित टॉपिक होता है। इसी के अलावा चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा यूपीएससी का जो है ये आपका ऑप्शनल, यदि लोक प्रशासन है तो उसका यह सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं नीति आयोग का परिचय या फिर योजना आयोग का, कैसे नीति आयोग से हम लोगों को योजना आयोग में उसको परिवर्तित कर दिया गया। तो नीति आयोग की यदि बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग, यदि आप इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अभी नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ हैं यानी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जो हैं वो कौन है, वो हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। इसी के साथ इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं श्री सुमन के बेरी, और इसी के साथ इसका जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हैं अभी श्री नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। इसके साथ साथ यदि नीति आयोग की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा देश को देखेंगे तो ये हमारा देश है, प्यारा देश भारत। इसमें हम लोगों को देश की स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947। और इसी के साथ गणतंत्र कब हुआ था, तो 26 जनवरी
1950 को। तो जैसे ही हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति किया, इसी के साथ ही बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी थीं। जैसे उसमें आपका आर्थिक चुनौतियां थीं, बहुत सारे चीज़ थे हमारे उस समय, हम लोगों को विकास करना था। तो बहुत सारे हम लोगों का देश की समस्या थी। उन समस्याओं में यदि आर्थिक चुनौतियों की बात कर लेते हैं तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जस्ट ही हमारा देश जो है औपनिवेशिक गुलाम से स्वतंत्रता मिला। तो जो औपनिवेशिक शोषण हुआ था उससे हमारा देश काफ़ी ज़्यादा जो है आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो चुका था। यानी औपनिवेशिक शोषण हमारा उस समय का मुख्य कारण था। फिर उसके कारण जो गरीबी बढ़ी थी और गरीबी के कारण जो बेरोजगारी हुई थी उस समय काफ़ी ज़्यादा चरम पर था। यूँ कहें वहाँ पर जो 80% जनसंख्या था वह बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे उस समय आज़ादी के जस्ट तुरंत बाद। इसके अलावा उस समय हमारे देश में औद्योगिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा था, क्योंकि उस समय हमारे देश में किसी तरह का कल कारखाना का विकसित नहीं हुआ था। जैसे ही हम पूरे वर्ल्ड में औद्योगिक क्रांति हुई और और जो विकसित देश हैं उन सबों ने अपने देश में औद्योगिक विकास किया, लेकिन उस तरह से हमारे देश में औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। इस कारण जो है हमारे देश की औद्योगिक पिछड़ापन का शिकार बना हुआ था। इसी के साथ हमारा जो है कृषि संकट भी देखने को मिलता है। बहुत सारे समस्याएं थी उस समय, तो उसी के अंतर्गत कृषि संकट भी देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा जो देश में भूखमरी का हालात तक पहुंच चुका था। इस तरह से जो उस समय जो बाकी देशों की तुलना में हमारे देश में कृषि जो है बेहतर कंडीशन में नहीं था। इसी के अलावा जो है बुनियादी ढांचे की भी कमी थी। जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना का विकास होना था, जैसे सड़क हो गया, भवन हो गया, आपका रेल हो गया, इस तरह की जो है संरचना का जो विकास था वह नहीं था। तो ये सारे चुनौती हमारे सामने थी और इसी के साथ इस चुनौती से निपटने के लिए ज़रूरत था तेज़ी से आर्थिक प्रगति करने के लिए एक योजनाबद्ध ढांचे की ज़रूरत, ताकि एक प्लान्ड वे में यानी योजना के साथ जो है हम लोग काम कर सकें और अपने देश को एक विकसित देश बनाने में हम लोग भूमिका निभा सकें। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। उसमें से आपका डीपीएसपी जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है, उसमें संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें शामिल हैं। इसके प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, जिसमें यदि प्रमुख अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 38 में क्या था व्यवस्था की जो समाज है, हमारा पिछड़ापन समाज है, उसको जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना था। इसी के साथ 39 में कहा गया कि जो राज्य जो है उसको उसके विकास के लिए, उसके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए उसको प्रमुख जिम्मेदारी दिया गया। अनुच्छेद 41 के तहत जो भी बेरोजगारी थी हमारे देश में, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अन्य मामलों में जो है लोक सहायता करना था, ये अनुच्छेद 41 के तहत कहा गया। अनुच्छेद 42 में सुरक्षित मानवोचित और कार्य स्थिति तथा प्रसूति लाभ के लिए प्रावधान किए गए। उसी तरह अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों की निर्वाह और वेतन का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से पूरे देश को एक जो है विकसित देश बनाने के लिए ये सारे प्रावधान संविधान में किए गए। अब जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए उस समय वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब उस समय वहाँ का जो सोवियत संघ का जो रूस था, उस समय वहाँ पर वह जो है अपने देश में यानी 1928 में सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजना लागू किया और पंचवर्षीय योजना के तहत अपने देश को विकास के राह पे वो चला रहा था, वह रूस था। अब इस योजना को देखकर वो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए और इसी तरह का योजना लाने के लिए वो हमारे देश में सोचें, ताकि तेज़ी से औद्योगिकीकरण हो और आर्थिक विकास हो, क्योंकि औद्योगिक
सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी था उस समय। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है योजनाबद्ध आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या लाया गया, योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग बनाया गया जिसकी स्थापना कब हुई, 1 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। अब इसकी जो पहली पंचवर्षीय योजना, अब इसी आयोग के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई और वह था वर्ष 1951 से लेके 1956 का यह पहली पंचवर्षीय योजना। तो इस तरह से योजना आयोग आया और यही योजना आयोग आगे चलकर इसी का प्रवर्तित ट्रांसफॉर्म कर दिया, नीति आयोग का जगह ले लिया। योजना आयोग के जगह पर क्या आया, नीति आयोग। तो ये जो आयोग बना था ये भी एक क्या था, गैर संवैधानिक निकाय था। ना ही इसे कानून के द्वारा बनाया गया था, ना ही यह संविधान में इसका प्रावधान था। तो इस तरह से यह जो आयोग है योजना आयोग वह गैर संवैधानिक था। इसी को आगे चलकर नीति आयोग जो है इसका जगह ले लिया। तो भी नीति आयोग क्या हुआ, वह एक गैर संवैधानिक निकाय हुआ। गैर संवैधानिक निकाय इसलिए क्योंकि इसका जो है गठन एक कार्यकालीय संकल्प द्वारा इसको सृजित किया गया। इसी के साथ जो नीति आयोग है उसको जो है इसी योजना आयोग का नाम जो है इसको हटाकर, इसको भंग करके ये नीति आयोग लाया गया। कब, 1 जनवरी 2015 को। जबकि योजना आयोग का जो है गठन 1 मार्च 1950 को हुआ। लेकिन इसी को बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब उन्होंने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। ठीक है, तो इसको जो है भारत सरकार का नीति निर्माण का थिंक टैंक भी कहा जाता है, नीति आयोग को। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए नीति आयोग के बारे में और योजना आयोग के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो योजना आयोग जब योजना आयोग बना 1 मार्च 1950 का, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका टारगेट क्या था, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इस सब को का उद्देश्य जो है निम्नलिखित पॉइंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना का है उसका निर्माण हुआ। इसके उद्देश्य के लिए इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, यानी 5 ईयर प्लान्स का निर्माण करना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक आर्थिक योजना बनाना, इसी के साथ संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, इसके साथ राष्ट्रीय विकास के लिए समग्र नीति निर्माण करना, एक सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है, उद्योग और कृषि और बुनियादी ढांचे को विकसित करना इस योजना का उद्देश्य था। इसके साथ आर्थिक असमानताओं को दूर करना भी इसका उद्देश्य रहा। ग्रामीण विकास हो या फिर गरीबी उन्मूलन की योजना हो बनाना, ये सभी का उद्देश्य जो है योजना आयोग का उद्देश्य था। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना योजना आयोग के उद्देश्यों में था। इसी के साथ आत्मनिर्भर बनना यानी सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना भी योजना आयोग का उद्देश्य था। विदेशी निर्भरता जो था उसको कम करना था। देश में औद्योगिकीकरण और विज्ञान तकनीक का विकास करना योजना आयोग के उद्देश्यों में शामिल था। इस तरह से योजना आयोग की स्थापना जो है भारत के तेजी से विकास और गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के कारण हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है योजनाबद्ध विकास की अवधारणा यानी कंसेप्ट को लागू करना और संतुलित आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना था। और इसी योजना आयोग को बाद में 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। तो इस तरह से योजना आयोग का ये सभी ऑब्जेक्टिव था जो कि बाद में 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने
ले लिया। अब योजना आयोग जो था उसका संरचना क्या था, वह किस तरह का स्ट्रक्चर था, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या था, यानी उसमें कौन कौन से पदाधिकारी थे, उसका ढांचा क्या था। तो योजना आयोग की जो संरचना की बात कर लेते हैं, तो योजना आयोग भारत सरकार का एक गैर संविधानिक और गैर वैधानिक निकाय था। ना ही यह कानून के द्वारा बनाया गया था, ना ही यह संविधान में इसका प्रावधान था। तो यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था जिसे मार्च 1950 में स्थापित किया गया था, और इसका मुख्य कार्य देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना था। योजना आयोग की संरचना में उस समय जो योजना आयोग था उसका संरचना में प्रधानमंत्री थे जो इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में थे। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष था वह कौन होता था, भारत का प्रधानमंत्री। यह जो है नीति निर्धारण और योजना के क्रियान्वयन में जो अंतिम निर्णय लेने का इनको अधिकार था। इसके अलावा उपाध्यक्ष का प्रावधान था, तो प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसे वास्तविक प्रमुख यानी डी फैक्टो हेड माना जाता था। योजना आयोग का जो कार्यकारी प्रमुख होता था और आयोग की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का नेतृत्व करता था। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इस पद पर रहे, जैसे पृथ्वीनाथ धर, मोंटेक अहलुवालिया, ये सभी जो हैं योजना आयोग के कार्यकारी प्रमुख थे। इसके अलावा जो कि इसकी संरचना में पूर्णकालिक सदस्य का भी प्रावधान था, यानी फुल टाइम मेंबर्स का। इसमें विशेषज्ञों और अनुभवी प्रशासकों को शामिल किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते थे, जैसे अर्थशास्त्र से संबंधित, वित्त से संबंधित, विज्ञान, कृषि, उद्योग इत्यादि से संबंधित। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का अध्ययन कर पंचवर्षीय योजनाओं में सुझाव देते थे। तो योजना आयोग की संरचना में इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी थे, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। तो कुछ केंद्रीय मंत्री को भी योजना आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में, यानी पार्ट टाइम मेंबर्स के रूप में नियुक्त किया जाता था। आमतौर पर वित्त मंत्री होते थे, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री आदि इसमें शामिल होते थे। सरकार के विभिन्न नीतियों और मंत्रालयों के प्राथमिकताओं के अनुसार योजना बनाने में जो कि सहयोग करते थे। इसके अलावा सचिवालय का प्रावधान था, यानी योजना आयोग के प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए एक सचिवालय होता था। सचिवालय का नेतृत्व एक सचिव करता था, जो कि नौकरशाही स्तर का अधिकारी होता था। विभिन्न विभागों, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करता था। तो इस तरह से योजना आयोग की संरचना में क्या क्या महत्व हो सकता था। तो केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के समन्वय में वह मदद करता था। राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजनाओं को वैज्ञानिक रूप से तैयार करने का कार्य करता था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संसाधनों का भी आवंटन करता था। राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके विकास कार्यों की निगरानी भी का काम जो है योजना आयोग करता था। अब जो है 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर क्या लाया गया, नीति आयोग की स्थापना की गई, जो अधिक लचीले और समावेशी विकास मॉडल पर केंद्रित था। इस तरह से योजना आयोग का ये सभी संरचना था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि योजना आयोग की प्रमुख उपलब्धियां थीं। आखिर वो योजना आयोग इतने सालों से काम कर रहा था, देश के विकास में अपना आर्थिक सहयोग हर प्रकार से उसका विकसित करने में मदद कर रहा था। तो इसका क्या क्या उपलब्धि था इन सालों में। तो योजना आयोग की जो प्रमुख उपलब्धियां में योजना आयोग की स्थापना चूँकि 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना था। इसके तहत कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। याद रखिएगा, कुल कितने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। योजना आयोग ने भारत के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके निम्नलिखित हैं, जैसे कि आर्थिक नियोजन और विकास। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई, जिससे सुनियोजित विकास संभव हुआ। राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार दर को व्यवस्थित करने में मदद मिली। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्षित निवेश किया गया। इसी के साथ इसका उपलब्धि में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 में
महला नोबिस मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आया, जब कब आया 1956 से 1961 में, इसको महला नोबिस मॉडल अपनाया गया जिसने भारी उद्योगों यानी इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी, जिसके अंतर्गत स्टील, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारी विकास हुआ। जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, ओएनजीसी, एचएएल आदि की स्थापना जो है इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी महला नोबिस मॉडल पर जो योजना आधारित थी, इसी के तहत ये सभी की स्थापना हुई। कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था यह पंचवर्षीय योजना, तो यह योजना आयोग का एक उपलब्धि के तौर पर देख सकते हैं। इसी के साथ हरित क्रांति भी योजना आयोग की उपलब्धि के तहत हम लोग देख सकते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1961 से 1966 के दौरान, जो कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई इसी योजना के अंतर्गत, जिससे कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधा और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया इस योजना के अंतर्गत, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में बड़ा इजाफा हुआ, जिससे भारत खाद्य संकट से उबर सका। जो कि पंचवर्षीय, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये सारा काम जो है हुआ किसमें, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर 1966 के बीच चला। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण में भी योजना आयोग का अहम योगदान रहा। जैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाया गया। मनरेगा भी इसी के दौरान आया। मनरेगा हो, इंदिरा आवास योजना अभी भी चल रहा है। ग्रामीण रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों की नींव रखी गई इसी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना यानी 1974 से 1979 के बीच। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी भी चल रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें जो है लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, के तहत गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया गया है। तो ये भी जो पीडीएस जो योजना है, ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी 1974 से 1979 में जो लागू हुई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, उसके तहत ये सब कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। जैसे सड़क, रेलवे, सिंचाई परियोजना और बिजली उत्पादन को प्राथमिकताएं दी गई, जिसे इसी के अंतर्गत भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना जैसी बड़ी बड़ी परियोजना का निर्माण किया गया। इसमें भी योजना आयोग का उपलब्धि रहा। मेट्रो रेल, नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाओं का प्रस्ताव भी रखा गया इसी योजना आयोग के द्वारा। इसी के अलावा विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया इसी योजना आयोग के कारण। इसरो हो, डीआरडीओ हो जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा मिला। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विकसित किया गया। तो ये सारा काम जो है योजना आयोग के अंदर ही हो रहा था। इसके अलावा उदारीकरण और आर्थिक सुधार 1991 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी रिफॉर्म को अपनाया गया। निवेश नीति में सुधार किया गया और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी की गई। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम जो है योजना आयोग के द्वारा किया गया। इस तरह से कह सकते हैं कि योजना आयोग ने भारत की आर्थिक नींव मजबूत की और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके कुछ कमज़ोर पहलू भी थे, जैसे कि केंद्र राज्य संबंधों में तनाव इस कारण बढ़ा, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया थी
और लचीलापन की कमी थी। इन कमियों के कारण 2015 में ही योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग भारत के नियोजित विकास का आधार था और इसके योगदान को हमेशा महत्वपूर्ण माना जाएगा। इस तरह से योजना आयोग की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में आप लोग जान सकें। अब जो है कितना योजना आया था, योजना आयोग का जो पंचवर्षीय योजना था वो कब कब आया था, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना जो लास्ट कब चला था, 2012 से लेके 2017 में। लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, सतत विकास, आधारभूत संरचना और कौशल विकास। ये पंचवर्षीय योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम जो योजना था वो 2012 से 17 तक चला था। इसके अलावा इसके बाद ही नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 2015 में, जो कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया और नीति आयोग द्वारा लचीली योजनाएं जो है उसका समायोजन हुआ। इस तरह से 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। प्रारंभिक योजनाएं कृषि और उद्योग पर केंद्रित थीं। बाद में आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक कल्याण को भी महत्व मिला। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया, जिससे पंचवर्षीय योजना प्रणाली क्या हो गई, समाप्त हो गई। जब योजना आयोग चल रहा था तो उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया था, स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और देश के समग्र विकास को सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना के जो कारण थे उसमें राज्यों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना, इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं को प्रभावी बनाना, इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी को लागू करना, जो संविधान के जो अनुच्छेद 38 और 39 में सामाजिक और आर्थिक समानता की बात कही गई थी, इसको जो है लागू करना। एनडीसी को इस दिशा में राष्ट्रीय नीति बनाने और लागू करने में सहायता करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसको केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार के लिए बनाया गया था। भारत में आर्थिक विकास को संघीय ढांचे में सामंजस्यपूर्ण तरीक़ों से लागू करने के लिए एक प्रभावी मंच की आवश्यकता थी, जो कि एनडीसी ने पूरा कर रहा था। एनडीसी केंद्र और राज्यों के बीच जो है विकास नीति पर संवाद स्थापित करने का कार्य करता था। इसके अलावा वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत आवंटन भी करने का काम एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की थी। इसके अलावा विकास की समानता और संतुलन भी एनडीसी के द्वारा किया जाता था, जिसे पिछड़े राज्य को विकास की मुख्य धारा के लिए विशेष योजना बनाने की आवश्यकता थी। एनडीसी का उद्देश्य जो है संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, जिससे सभी राज्यों को समान अवसर मिल सके। इस तरह से इसका बहुत सारा महत्व था, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने वाला सर्वोच्च निकाय था, वह था राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता था। आर्थिक विकास में सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता था। नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता था। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना के बाद एनडीसी की भूमिका प्रभावी रूप से क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे ही वहाँ योजना आयोग को समाप्त किया गया, उसी तरह से जो एनडीसी थी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद था, उसकी भी भूमिका समाप्त कर दी गई। अब योजना आयोग की जो था उसमें क्या क्या कमजोरी था, जिसके कारण बाद में जो है नीति आयोग आया, इसको भी जान लेना जरूरी है। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाने के पीछे कई कारण थे। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित थे। जैसे योजना आयोग की कमजोरियों में केंद्र सरकार संबंधों में टकराव,
यानी योजना आयोग के राज्यों पर योजनाएं थोपता था। क्या करता था? योजना आयोग राज्यों पर योजनाएं अपना थोपता था और राज्यों की आवश्यकता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब जिस तरह के, चूँकि बहुत सारे राज्य थे, उनकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ थीं, उसके अपने अपने जो है समस्याएं थीं। तो इस तरह से वह कुछ जो है योजना आयोग सभी को समान रूप से देखने के साथ साथ उसको जो है राज्यों में बहुत सारी योजनाएं थोप देता था। तो इस तरह से ये कमजोरी में देखा गया। राज्यों को नीतियां लागू करने में स्वतंत्रता नहीं थी और जिससे कि जो है विकास असमान रहा, जिससे कि क्या हो गया कि विकास असमान रहा, क्योंकि हमारे देश में जो कि राज्य थे उसमें सबकी दशा और दिशा अलग अलग थी। तो किसी में ज़्यादा विकास की ज़रूरत थी, किसी को कम विकास की ज़रूरत थी। तो ये क्या करता था कि सभी जो है योजना आयोग जो भी करता था वो समान रूप से सभी राज्यों में लागू करने के लिए बाध्य करता था। तो इस तरह से ये कमजोरी था कि एक केंद्रीकृत ढांचा, योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण अपनाता था। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, टॉप डाउन दृष्टिकोण अपनाता था। मतलब टॉप वहाँ से वह आदेश देता था और सीधे स्टेट पे चला जाता था। तो केंद्र से आदेश दिया, वो स्टेट को लागू करना होता था। लेकिन इससे जो है केंद्र द्वारा बनाई गई योजनाएं राज्यों पर लागू कर दी जाती थी। लेकिन जो अब नीति आयोग हो गया वह क्या हो गया, डाउन टू टॉप दृष्टिकोण को अपनाता है। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राज्यों की अलग अलग आवश्यकताएं होती थीं जिनसे नज़रअंदाज किया जाता था। तो ये एक कमजोरी था योजना आयोग का। उसके अलावा संसाधनों का अनुचित आवंटन भी होता था। जैसे आयोग द्वारा वित्तीय संसाधन का आवंटन जो है संतुलित नहीं था सबको समान रूप से, जबकि किसी राज्य को कम ज़्यादा आवश्यकता थी, किसी राज्य को कम की आवश्यकता थी। तो इस तरह से जो संसाधन का आवंटन होता था उसको जो है अनुचित तरीक़ा से होता था। इसमें नवाचार यानी इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की नीति नहीं थी। इसमें नवाचार, जो कंपटीशन हो रहा था, देश दुनिया में जो बदलाव हो रहा था उसको देखते हुए किसी भी तरह का उसमें प्रतिस्पर्धा या नवाचार का कोई जगह नहीं था इस योजना आयोग के पास। तो इसके कारण जो है नीति आयोग लाया गया। लंबी और जटिल प्रक्रिया होती थी, यानी पंचवर्षीय योजनाएं बहुत लंबी अवधि की होती थी जिससे नीतियों में लचीलापन नहीं था और बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में त्वरित बदलाव नहीं हो पाते थे। तो ये सारा जो है योजना आयोग के कमजोरी था जिसके कारण नीति आयोग को लाया गया। अब आता है नीति आयोग की स्थापना। इसके स्थापना के क्या कारण थे? जो कि यह इसका जो भी कमजोरी था वही इसके स्थापना के कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले सहकारी संघवाद, जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको बढ़ावा देना मुख्य कारण था। नीति आयोग का मुख्य कारण जो है, जो सहकारी संघवाद है उसको बढ़ावा मिलता है इस आयोग के कारण। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी ये योजना आयोग में। तो नीति आयोग राज्यों को अधिक अधिकार देता है और उन्हें अपनी नीतियां बनाने में स्वतंत्रता भी देता है। राज्यों को नीति निर्माण में भागीदार बनाया गया इस आयोग के कारण। तो ये पहले योजना आयोग में नहीं था। और दूसरा है नीतियों में लचीलापन, यानी पंचवर्षीय योजना के बजाय नीति आयोग जो है कौन से पर काम करता है, रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग पर केंद्रित है। क्या है? रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग पर केंद्रित है। यह बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवेश के अनुसार तेजी से नीति परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा जो थिंक टैंक की भूमिका निभाता है कौन? नीति आयोग। नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में विकसित किया गया है जो शोध और विशेषज्ञता के आधार पर नीतियां बनाता है। यह दीर्घकालिक रणनीति और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भी यह नीति आयोग क्या करता है? जोर देता है। नीति आयोग डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह बिग डेटा, एआई और नई तकनीकों को भी अपनाने पर जोर देता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी, सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र और थिंक टैंक को भी नीति निर्माण में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया गया। तो ये सारे चीज़ें जो है नीति आयोग की स्थापना के कारण बने। और जो है
योजना आयोग एक जो है पुराने केंद्रीकृत मॉडल पर आधारित था, जो भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य में प्रभावी नहीं रह गया था। इसके स्थान पर नीति आयोग को एक विकेंद्रीकृत, लचीला और नवाचार प्रधान संस्था के रूप में विकसित किया गया, जो राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर नीतियां बनाता है और उन्हें लागू करने में सहयोग करता है। इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, जिससे जो है भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो सके। ठीक है, तो ये है नीति आयोग के जो है आयोग के बनने के कारण और इसका उद्देश्य क्या है। अभी जो नीति आयोग बना, अब उसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में नीतिगत सुधारों को लागू करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना है और सहकारी संघवाद जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना भी है। मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देना, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय जो है मजबूत करना, नीति निर्माण में राज्यों को अधिक भागीदारी देना। उदाहरण के रूप में जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं, गवर्निंग काउंसिल की बैठकें राज्यों को नीतियों पर निर्णय लेने का अवसर देता है। इसके अलावा नीति निर्माण में राज्य विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है, राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीति तैयार करना, वन साइज फिट्स ऑल के बजाय अनुकूलित रणनीतियाँ बनाना है। उदाहरण के लिए प्रत्येक राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार योजनाएं बनाई जाती है, जैसे कि एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसको लागू करना है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के जो तहत जो सतत विकास लक्ष्य को भारत में भी लागू करना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से राज्यों के प्रदर्शन को मापना और सुधार करना। उदाहरण के लिए 2023 में केरल और तमिलनाडु यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्रियान्वयन में शीर्ष राज्यों पर रहे। याद रखिएगा, 2023 में केरल और तमिलनाडु एसडीजी क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहे। उसके अलावा आर्थिक विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करना, जो कि स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया जैसी पहल का समर्थन करना। अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM शुरू किया है, जो कि स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। आकांक्षी जिलों का भी विकास करना, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम यानी ADP, पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और बुनियादी ढांचा को सुधारना, राज्यों को प्रोत्साहन और सहयोग देकर इन जिलों का तेजी से विकास करना, जिससे कि उदाहरण के लिए झारखंड, बिहार और उड़ीसा के कई जिलों को इस योजना से लाभ हुआ है। तो ये आप नीति आयोग के उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं। सतत और समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे गरीबी उन्मूलन हो और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, पिछड़े वर्गों और महिलाओं और किसानों के लिए विशेष योजनाएं बनाना, जैसे कि नीति आयोग के तहत वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी WEP महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। तो इस तरह से नीति आयोग के उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करता है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की निगरानी यानी मॉनिटरिंग और मूल्यांकन भी करता है। विभिन्न मंत्रालयों को उनकी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या करता है, मार्गदर्शन भी देता है। उदाहरण के लिए नीति आयोग ने पोषण अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने में मदद की, जबकि यह जो है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना भी इसका नीति आयोग का उद्देश्य है। विजन इंडिया 2047 के तहत दीर्घकालिक नीतियां बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने की दिशा में काम करना है। उदाहरण के लिए नीति आयोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। तो ये सारा जो है
टर्म जो है नीति आयोग के उद्देश्य हैं। इस प्रकार कह सकते हैं नीति आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है नीतिगत सुधारों, आर्थिक विकास, राज्यों के सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना है। यह सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के माध्यम से भारत को नवाचार, सतत विकास और समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंततः नीति आयोग भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं तो नीति आयोग की संरचना। अभी हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग की संरचना, आखिर इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें भी आपको एक अध्यक्ष देखने को मिलता है, यानी चेयरपर्सन, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। फिर आपको एक गवर्निंग काउंसिल होता है, इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद भी होता है, रीजनल काउंसिल, जिसमें राज्यों के समूहों के लिए बनाई गई परिषदें हैं। राज्य स्तरीय मुद्दे पर चर्चा और समाधान प्रदान करती है। उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है, जैसे वाइस चेयरमैन प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि नीति आयोग के प्रमुख नीतियों को तैयार करने में मदद करता है। इस तरह से यहाँ पर एक CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी प्रावधान है, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करता है। पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें विशेषज्ञ और अनुभवी लोग नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य यानी स्पेशल इन्विटीज भी होते हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा आमंत्रित प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और पेशेवर को आमंत्रित करके इसमें उनको सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार नीति आयोग के द्वारा अभी तक जो शुरू की गई प्रमुख योजना है और पहल है उसको जान लेते हैं। तो नीति आयोग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं और जो पहल हैं उनमें से हैं पहला अटल नवाचार मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन AIM, जो कि भारत में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स यानी अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडिया इंडेक्स, भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया एक इंडेक्स भी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार यानी नेशनल हेल्थ स्टैक्स, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए नीति आयोग की एक पहल है। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी हैं, जो कि देश के 112 पिछड़े जिलों के विकास को तेज करने के लिए यह कार्यक्रम लागू किया गया है। भारत में इलेक्ट्रिकल वाहन नीति यानी ये भी पॉलिसी भी है इनकी योजना में, जिसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। गवर्निंग रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में भी नीति आयोग का अहम योगदान है। कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीति आयोग की पहल। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजिटल इंडिया अभियान को समर्थन देने के लिए नीति आयोग द्वारा AI और ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने की भी पहल जो है इसके प्रमुख योजनाओं में एक है। इसी के अलावा नीति आयोग से संबंधित UPSC से संबंधित MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग के जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन, राज्यों के साथ समन्वय और नीति निर्माण, वित्तीय बजट तैयार करना, चुनाव सुधार लागू करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राज्यों के साथ समन्वय और नीति निर्माण। नीति आयोग द्वारा संचालित प्रमुख योजना कौन सी है? जिसमें ऑप्शन है मनरेगा, अटल नवाचार मिशन, आयुष्मान भारत, स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल नवाचार मिशन। इस प्रकार से जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न हो सकते हैं वो है कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर स्पष्ट करें, भारत के आर्थिक विकास में नीति आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। ये GS पेपर 2 यानी गवर्नेंस एंड पॉलिटी से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है नीति आयोग द्वारा लागू की गई प्रमुख योजना उनके प्रभाव का विश्लेषण करें। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका की समीक्षा करें। तो ये सारे प्रश्न आपको
आपके अभ्यास के लिए हैं, जिसको आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, और इसके उत्तर को हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें, ताकि वहाँ से सभी लोगों के द्वारा वहाँ से आपके प्रश्न का विश्लेषण किया जा सके। अब जो है इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके अभ्यास के लिए। इस प्रकार एक आपका यहाँ पर इस स्लाइड में एक मॉडल आंसर भी दिया गया है, जो कि नीति आयोग से संबंधित प्रश्न पर आधारित है। जैसे नीति आयोग सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस प्रकार बढ़ावा देता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो ये भी आपके इस स्लाइड में ये आंसर मिल जाएगा कि मॉडल आंसर है। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक, यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसी प्रकार से हम लोग जो सिलेबस है उसको हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। यदि आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर, जिसका नाम है शंकर वेदिया क्लासेस, वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट से, लोक प्रशासन के प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों के बीच इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक और वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।